हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज यहाँ पर आपकी एक स्पेशल क्लास होने वाली है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, जिसमें हम बहुत ही नया और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल ग्लोबल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी पर आपको सारी एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें आपके टीईटी से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है, सारे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर प्रिपेयर करवाया जाएगा। आपको यहाँ पर दिन में डेली 4 वीडियोज़ मिलते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन को और बूस्टिंग पावर यहाँ पर मिलेगी। चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सेशन का थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि आज का वो यूनिक कॉन्सेप्ट, वो यूनिक टॉपिक कौन सा है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ऑल टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हैं, कम से कम हमें 15 दिन अभी अप्रोक्स हो चुके हैं, जिसमें हम हर दिन शाम को बैठकर एक पेपर लगाते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पेपर एनालिसिस यदि हम लोग करें तो हम लोग ये देख रहे हैं डिसऑर्डर्स के एक पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके डिसऑर्डर के बनते हैं। अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आज आप कंफर्म करके चले, बिल्कुल ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि हर एक डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसमेजिया और डिसमॉर्फोग्राफिया, जितने भी प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जितने भी पेपर में पूछे गए वो सारे ही डिसऑर्डर्स मैं आज आपको इस सेशन के अंदर क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। और ट्रिक के थ्रू भी हम लोग समझेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर पूछ ले। जैसे आपको पता है ADHD, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स हमसे पूछे जाते हैं, डिसमेंशिया पूछा जाता है, ऑटिज्म पूछा जाता है, फिर डिस्प्रैक्सिया पूछा जाता है। सारे ही ऑर्डर्स विथ पिक्चर्स हम लोग क्लियर करेंगे, विथ एग्जाम्पल हम लोग क्लियर करेंगे। और एक चीज़ भी हम लोग देखेंगे कि शरीर के कौन से अंग यहाँ पर प्रभावित होते हैं, ताकि इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर अराइज नहीं होगा। तो सेशन को आप पूरा देखेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि इसमें ट्रिक्स जो होगी वो मैं ओरली आपको बताऊंगी, तो वो आपको याद रखना है। तो आप उसे कॉपी में अपने नोट डाउन कर सकते हैं। PDF आपको कल सुबह 6 बजे तक वापस, अगली जब क्लास आएगी तब आपको वापस इसका PDF वहाँ मिल जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। चलो सेशन में सबसे पहले मैं आपको आउटलाइंस बता दूं कि सेशन में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये कठिनाइयाँ होती है कुछ शब्दों को समझने में। इम्पेयरमेंट क्या होता है, ठीक है, क्षतियुक्तता, बाधिता, असमर्थता, निर्योग्यता, अलग अलग शब्द है। इन शब्दों का मीनिंग समझना जरूरी है। अगर ये चारों पांचों मीनिंग हमें समझ में आ गए तो उसके बाद किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर पूछ ले हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग एक चीज़ देखते हैं, शारीरिक डिसऑर्डर होते हैं, मानसिक डिसऑर्डर होते हैं, शारीरिक अपंगताएं होती है, कोई आनुवंशिकता के कारण आती है, कोई सामाजिक जो स्ट्रक्चर होती है, हमारी फंक्शनल जो स्ट्रक्चर होती है उसके कारण आ सकती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके इस ट्रिक के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे कि आनुवंशिकता होगी तो वहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि एक्सीडेंट के कारण हो गया, फिर किसी भी कारणवश प्राकृतिक कारणों से हो चुका है, तो फिर वहाँ पर क्या आंसर आएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन को हम ट्रिकी फॉर्म में भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आउटलाइंस देख लेते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। विशिष्ट बालक समूह किसे बोला जाता है, ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेंगे ताकि हमें ये समझ आ जाए स्पेशल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन में किस टाइप के बच्चे आते हैं। अधिगम अक्षमताएं, निर्योग्यताएं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर क्या होती है। फिर हम कुछ टर्म्स को यहाँ पर सीखने का ट्राई करेंगे। विशिष्ट बालक क्या होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन कौन होते हैं, विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन किन बच्चों को दी जाती है, क्षतियुक्तता या बाधिता, इम्पेयरमेंट्स क्या होते हैं, ये डिसेबिलिटी से किस प्रकार से अलग है, और हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, और कितने प्रकार के हैंडीकैप बच्चे यहाँ पर होते हैं। तो ये 5 पॉइंट हमारे यदि क्लियर है तो आप समझ लो कि आपका किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर का क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए पॉइंट्स पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, हम सबसे पहले विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन को जानेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग सारे डिसऑर्डर को यहाँ पर क्लियर करेंगे। विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त रूप से भिन्न होता है। विशिष्ट बालक क्या होगा, सामान्य बालकों से भिन्न है, किसी भी तरीके से भिन्न है। शारीरिक रूप से हो सकता है, डिसेबिलिटी उसके अंदर हो सकती है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, सोशल डिसेबिलिटी हो सकती है, जैसे ऑटिज्म वगैरह हो गया। उसमें बच्चा जो सोशली किसी दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट नहीं हो पाता है, वो अकेले खेलना पसंद करता है, वो उल्टे सीधे काम करता है, शाइनेस फील करता है। आर्थिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य बालकों से भिन्न है, तो उसे हम लोग यहाँ पर स्पेशल चिल्ड्रन के अंदर कंसिडर करेंगे, और उसको दी जाने वाली शिक्षा को हम लोग बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन, ठीक है।
इन भिन्न बालकों को इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था स्पेशल एजुकेशन के अंदर रखा जाता है। इन्हें ध्यान में रखकर ही सारे स्पेशल एजुकेशन के नियम बनाए गए हैं, जिसे स्पेशल एजुकेशन या फिर विशिष्ट शिक्षा कहा जाता है। एक सेशन और हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अपकमिंग सेशन में हमारा एक सेशन और होगा, जिसमें हम लोग विकलांगता से संबंधित सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं उससे संबंधित सारे नियम, कानून, रूल्स, रेगुलेशंस हमको पढ़ना है। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षतियुक्तता। सबसे पहले हम लोग क्षतियुक्तता और बाधिता को समझ जाते हैं कि ये इम्पेयरमेंट होता क्या है। इम्पेयरमेंट सामाजिक होता है या फिर किस तरीके से फंक्शनल होता है, सोशल होता है, फंक्शनल होता है, ये चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो किसी बालक की जन्म से ही हाथ की कोई उंगली छोटी है या फिर शारीरिक बनावट की दृष्टि से वह सामान्य नहीं है, तो ये चीज़ क्षतियुक्तता कहलाती है। जन्म से ही उसके शारीरिक अंगों के अंदर कोई भी विकृति पाई गई तो उसे हम लोग यहाँ पर क्षतियुक्तता या फिर बाधिता या फिर इम्पेयरमेंट बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, आपको इंग्लिश वाले शब्द भी यहाँ पर याद करने हैं, क्योंकि एनालिसिस में हमें ये चीज़ समझ में आई है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंग्लिश वाले ही दिए जाते हैं, आपको हिंदी में वहाँ पर क्षतियुक्तता या बाधिता लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो हर एक शब्द, हर एक पॉइंट पर आप यहाँ पर ध्यान देंगे। मैंने दोनों ही इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स और हिंदी वाले स्टूडेंट जो है दोनों को ध्यान में रखकर ये सेशन रेडी किया है। तो क्षतियुक्तता, बाधिता या फिर इम्पेयरमेंट क्या होता है? जो जन्म से ही कोई विकृति पाई जाती है, जैसे कोई उंगली छोटी बड़ी है, एक्स्ट्रा फिंगर है, इस तरीके की कोई भी विकृति है तो उसे हम लोग क्षतियुक्तता, बाधिता, इम्पेयरमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं। अगले पॉइंट की यदि हम लोग बात करें, असमर्थता या अशक्तता। डिसेबिलिटी क्या होती है? एक प्रकार का डिसेबिलिटी मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए वो डिसेबल है। अब इसका कारण शारीरिक बनावट की क्रियाशीलता का क्षतियुक्त होना है। उसका फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो किसी भी कार्य को करने में असमर्थ है। जैसे कि कोई व्यक्ति आंख से देख नहीं पाता या कान से सुन नहीं पा रहा है, तो ये उसकी एक डिसेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर या तो उसकी आई क्षतिग्रस्त है या फिर उसकी कान जो है वो क्षतिग्रस्त है, तो ये इसको बोला जाता है डिसेबिलिटी। और आपसे पूछे इम्पेयरमेंट कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पेयरमेंट है यहाँ पर, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जन्म से ही कोई पार्ट यहाँ पर क्षतिग्रस्त होगा। वहाँ पर ऑप्शन में आपको हिंट दिया जाएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाएगा कि बताइए इस बच्चे को कौन सा यहाँ पर डिसऑर्डर है, कौन सा इम्पेयरमेंट या किस प्रकार की विकृति से बच्चा पीड़ित है। ठीक है, असमर्थता क्या होती है? असमर्थता शारीरिक बनावट होगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, विकलांगता, अपंगता या फिर हैंडीकैप्स क्या होते हैं? सामान्यतः जो बालक शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं उन्हें हम लोग विकलांग बालक यहाँ पर बोलते हैं। यह माना जाता है कि व्यक्ति की असमर्थता अपने क्षेत्र में विकलांगता का कारण बन सकती है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि यह दूसरे क्षेत्र में भी विकलांगता कंसिडर किया जाए। तो अब आप सोच रहे होंगे ये लाइन क्या है, इस लाइन का मीनिंग क्या है, तो इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। मान लो एक व्यक्ति की वर्णांधता है, मतलब उसको कलर ब्लाइंडनेस है। हम लोग देखते हैं, जब हमारे अभी एक एग्ज़ाम हुआ था, 1 साल पुरानी बात हो गई, वो ALP का एक एग्ज़ाम हुआ था, लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ था, रेलवे का एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है और इतने तरीके से चेक की जाती है कि आपको लगता है कि आपकी आइज़ बिल्कुल अच्छी है, आप सब चीज़ों को अच्छे से देख पाते, फिर भी वहाँ पर हल्का सा भी, माइनर सा भी आप कलर वहाँ पर डिफरेंस नहीं कर पाए तो वहाँ पर आपको कलर ब्लाइंड बंदा शो कर दिया जाता है और वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सारे ही फेस क्लियर करने के बाद भी वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आप कलर की सही पहचान नहीं कर पाते, तो उसे बोला जाता है वर्णांधता। रियल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, मेरे जस्ट फ्रेंड, मेरा ही रियल मतलब एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, और उसको कलर ब्लाइंडनेस बोलकर निकाल दिया गया था, जबकि उसका ऐसा भी नहीं है कि उसको चश्मा लगता था, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी कलर ब्लाइंडनेस का बोलकर उसको यहाँ से आउट कर दिया गया था, फाइनल फेज से उसको आउट कर दिया गया था। तो ये होती है वर्णांधता, क्योंकि बाकी सब जगह वो नॉर्मल है, लेकिन जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था, ALP के लिए जिसने अप्लाई किया था, वहाँ पर वो कलर बिल्कुल परफेक्शन चाहते कि आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से देख पाओ। तो वर्णांधता क्या है? वर्णांधता वाहन चालक, जल सेना आदि में मानी जाती है, वहाँ पर आपका ये टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। लेकिन यदि आप खेती का कार्य करें, आप दूसरा कार्य करें, तो वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों को चेक नहीं किया जाता है। इस प्रकार से व्यक्ति का हकलाना, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इस प्रकार से व्यक्ति का हकलाना, अभिनय करना या अभिभाषक या वक्ता बनना उसकी अपंगता। यदि व्यक्ति हकलाता है तो वो अभिभाषक नहीं बन सकता, अभिनय नहीं कर सकता, वक्ता नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी चित्रकार या लेखक बनने में इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाएगा। चित्रकार और लेखक बनने में यदि व्यक्ति हकलाता है, उसका स्पीच डिसऑर्डर है, तो वो चीज़ वहाँ पर मैटर नहीं करती है। तो विकलांगता भी अलग अलग प्रकार की होती है, इसके भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। अपकमिंग वीडियोस में हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे।
चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसमें एक छोटा सा डाउट आता है, तो सबसे पहले इस नोट को आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो ताकि हमेशा ये चीज़ें याद रहे। बाधिता या क्षतियुक्तता जो इम्पेयरमेंट होता है, ये स्ट्रक्चर होती है, शारीरिक होती है, ठीक है, जन्म से आती है। असमर्थता या अशक्तता जो होती है ये क्रियात्मक होती है। डिसेबिलिटी क्रियात्मक होती है, एक तरीके से फंक्शनल होती है। आप किसी भी कार्य को करने में डिसेबल है तो ये आपकी असमर्थता या अशक्तता को शो करता है। उस व्यक्ति या उस बच्चे की असमर्थता या अशक्तता को, डिसेबिलिटी जो है उसकी एक प्रकार से फंक्शनल यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। ये बेसिक सी बातें हो गई। अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं सारे डिसऑर्डर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिसलेक्सिया के बारे में बात करते हैं, जो हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है। पठन विकार के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसका इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चे को जो है यहाँ पर पठन विकृति है। डिसलेक्सिया मतलब पठन विकृति है, मतलब पढ़ने से संबंधित समस्या यहाँ पर बच्चे को हो सकती है, ठीक है। अब कैसे होगी, थोड़ा थ्योरी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सीखने में, समझने में होने वाली कठिनाइयाँ हैं। पठन विकार क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, सीखने में या समझने में होने वाली कठिनाइयां हैं जो पढ़ने, लिखने और वर्तनी की समस्याओं का कारण बन सकती है। यह बुद्धि को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन बच्चा जो सीधे अक्षर को उल्टा लिखता है, जो कि एक तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी को यहाँ पर शो करता है। तो एक बेसिक सी चीज़ है कि लर्निंग जो डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया जो एक प्रकार का पठन विकार है, ये किस प्रकार का डिसऑर्डर है, ये एक प्रकार का हमारा रीडिंग डिसऑर्डर है। अब इसके अंदर क्या होगा, बच्चा जो है गलत पढ़ता है, जैसे कि उसके सामने लिखा हुआ है, SAO। टीचर ने बोर्ड पर 100 लिखा है, वो अपनी कॉपी में इसको वॉज लिख देगा। टीचर ने एस लिखा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कहीं उसने लिखा है एस लिखा हुआ है, तो एस इस तरीके से बनता है, उसने इस तरीके से बनाया। सी लिखा हुआ है, सी इस तरीके से लिखा जाता है, वो अपनी कॉपी में सी को इस तरीके से लिखेगा। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, सी इसने इस तरीके से लिखा है, एस इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो ये बच्चे के अंदर डिसऑर्डर्स होते हैं, पठन विकृति होती है कि इसे सारी चीज़ें समझने में समस्या होती है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इस बच्चे ने ये 2 की टेबल लिखी हुई है, 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है, नीचे 3 का पहाड़ा लिखा है, उसने 6 को उल्टा लिखा है, 4 को उल्टा लिखा है, ये 16 को ऐसे लिखा है, 20 को उल्टा लिखा है। तो ये एक प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं जिसे हम लोग डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार की पठन विकृति है, बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है। बोर्ड पर क्या लिखा है, उसके सामने क्या लिखा हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पर उल्टा पड़ता है। यदि बच्चे के सामने W लिखा हुआ है तो वो उसको M पढ़ लेगा, ये वाला B लिखा है तो वो उसको कॉपी में D लिख देगा। तो ये सारी विकृति, ये सारी ही चीज़ें किसको शो करती है, ये सारी चीज़ें डिसलेक्सिया पठन विकार को यहाँ पर शो करती है। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा हुआ था, एक बच्चा 100 को वॉज लिखता है, तो बताइए निम्नलिखित में से बच्चा किस डिसऑर्डर से पीड़ित है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया। तो 100 को वॉज लिख रहा है, मतलब एस को उसने W लिख दिया, उल्टा सीधा पढ़ रहा है। पढ़ने विकृति की समस्या जो है, पढ़ने संबंधित समस्या हमारी डिसलेक्सिया या फिर पठन विकार यहाँ पर कहलाती है। तो उस टाइम पे हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डिसलेक्सिया। चलिए आगे बात करते हैं, डिस्ग्राफिया के बारे में बात करते हैं। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार होता है, लिखने संबंधित समस्या आप इसे यहाँ पर बोल सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि बच्चा जो है उसको लिखने में समस्या होती है क्योंकि उसका जो फिंगर का जो मूवमेंट है, उसके हाथों का जो समन्वय वो बहुत अच्छे से निर्मित नहीं होता है, उसके जो मसल्स होते हैं वो अच्छे से यहाँ पर नहीं बन पाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जब बचपन में आपने लिखना स्टार्ट करा था तो हम लोग कुछ इसी तरीके से घिसपिट करके लिखते थे। तो ये बच्चों में डिसऑर्डर होता है और काफ़ी लंबे समय तक ये डिसऑर्डर उनके अंदर रहता है। तो ये एक प्रकार का डिस्ग्राफिया लेखन विकार कहलाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखो बच्चे की हैंडराइटिंग कुछ इस तरीके की होती है, बच्चा इस तरीके से लिखता है क्योंकि उसके फिंगर्स का मूवमेंट जो है यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये राइटिंग प्रॉब्लम से संबंधित है, लिखने संबंधित समस्या है। स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़, वो यहाँ पर उसको लिखने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। यदि वो थोड़ा लिख भी लेता है तो वो थक जाता है, बहुत थकान, उसको ऐसा लगता है उसने बहुत ही ज़्यादा श्रम कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर ली है। सारी ही चीज़ें जो भी सिम्टम्स होते हैं, जो भी हमें देखने को मिलता है उस बच्चे के अंदर, सारी ही चीज़ें यहाँ पर डिफाइन कर दी गई है क्योंकि आपको हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे का यहाँ पर जो लेखन होता है काफ़ी धीमा होता है, बहुत धीरे धीरे वो लिखता है क्योंकि वो थक जाता है। उसे पता है कि उसने थोड़ा जल्दी फास्ट लिखने की कोशिश करी तो वो थक जाएगा। लेखन धीमा, भद्दा और काफ़ी त्रुटिपूर्ण होता है। भद्दा मतलब दिखने में ही बहुत गंदा लगता है, हम लोग उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। जैसे अभी डॉक्टर लिखते हैं कि डॉक्टर की लैंग्वेज को कोई भी नहीं समझ पाता है, ऐसे ही रियल में बच्चे होते हैं जिनको लिखने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। बालक लिखते लिखते शीघ्र थक जाता है तथा उसकी उंगलियों में यहाँ पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसके मसल्स इतने
परफेक्शन नहीं है उसके मसल्स में कि वो इस काम को कर सके। डिस्ग्राफिया जो है अधिगम अक्षमता का वो प्रकार है कि जो कि लेखन क्षमता, लिखने संबंधित समस्या जो होती है उसको प्रभावित करता है। देखो ये वाली डेफिनेशन जो है, ये वाली जो परिभाषा है हमारी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डिस्ग्राफिया की। यह वर्तनी संबंधित कठिनाई, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। ये डेफिनेशन डिस्ग्राफिया की नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में 2006 के द्वारा दी गई है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशंस क्या परफेक्टली क्या चीज़ डिफाइन करती है डिस्ग्राफिया को, वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक डॉक्टर जो है अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन करता है। तो एट द लास्ट ऑफ द सेशन मैं बताऊंगी कि मैंने किसकी हेल्प ली है इन सारी विकृतियों बीमारियों को समझने में, और उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। चलिए, तो यह वर्तनी संबंधित कठिनाई, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। ये कौन सी विकृति है? ये एक प्रकार का डिस्ग्राफिया है। अब डिस्ग्राफिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? लेखन संबंधी कार्यों में कठिनाई, बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है। लाइनों का ऊपर नीचे लिख जाना या फिर शब्दों के बीच में अनियमित स्थान छोड़ देना। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से इसको बिल्कुल लाइन में लिखना था। हम लोग 4 लाइन 2 लाइन जो क्रॉस कॉपीज होती है उसका प्रयोग इसीलिए करते हैं, जिसको हिंदी में चौकड़ी की कॉपी बोलते हैं, ताकि हम लोग परफेक्शन बिल्कुल सही से लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर शब्दों को लिख पाए। लेकिन बच्चे का यहाँ पर समन्वय ही नहीं बैठ पा रहा है, तो यहाँ पर वो बिल्कुल या तो बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ देगा या बिल्कुल स्पेस नहीं छोड़ेगा, लाइन से उससे लिखा नहीं जाएगा। तो ये सारे ही लक्षण जो है हमारे डिस्ग्राफिया के हैं। और भी देख लेते हैं और क्या क्या लक्षण हैं। अपूर्ण अक्षर या फिर शब्द लिखना, वो पूरे अक्षर नहीं लिखता है। जैसे कि उसको बोला गया उसको बी यहाँ पर लिखना है, तो वो कुछ इस तरीके से बनाकर छोड़ देगा, क्योंकि उसकी फिंगर्स मान लो यहाँ पर आकर दर्द होने लगी तो वो इसको ऐसे ही छोड़ देगा। तो ये लक्षण भी आपको डिस्ग्राफिया में देखने को मिलेंगे। अक्षरों का आकार समझने में उसको कठिनाई होती है। पठनीय होने पर भी कॉपी करने में उसको अत्यधिक श्रम लगता है। यदि पर वो बोर्ड पर देख रहा है कि मुझे ये लिखना है, फिर भी उसके हाथ दर्द करने लगेंगे, उसको लगेगा बहुत मेहनत का काम है, तो वो उसको छोड़ देगा। अगला है शब्दों वाक्यों के बीच में जो अंतराल होता है, जितनी स्पेस हम लोग छोड़ते हैं एक शब्द को लिखने के बाद, हल्की सी, जैसे शब्दों और वाक्यों के बीच में मैंने इतनी सी स्पेस छोड़ी है यहाँ पर टाइपिंग में, तो यहाँ पर अंतराल उनका अनियमित होता है। एक शब्द यहाँ पर लिखा, अगला यहाँ लिख दिया, फिर उसी के साथ लिख दिया। इस तरीके से क्या होता है, शब्दों वाक्यों के बीच में जो अंतराल होता है काफ़ी अनियमित होता है। अशुद्ध वर्तनी एवं अनियमित रूप से और आकार वाले अक्षरों को लिखना। अनियमित शब्दों को, अनियमित आकार है उनका, कोई भी फिक्स नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कि मोती जैसे लिखते हैं, किसकी मोती जैसी हैंड राइटिंग है, मतलब मोती जैसे बिल्कुल एक जैसी राइटिंग है, न शब्द छोटे हैं न बड़े हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो यहाँ पर बच्चों की अशुद्ध वर्तनी होती है और वो शब्दों को छोटे बड़े यहाँ पर लिखते हैं। अपठनीय हस्तलेख के सामने वाला इसको नहीं पढ़ पाता है। अगला पॉइंट है, कलम पकड़ने में सही ढंग उसका नहीं होता है। वाक्य छोड़कर लिखता है या फिर पुनरावृत्ति की जाती है, क्योंकि देखो उसको श्रम का अनुभव होता है, मतलब श्रम उसको लग रहा है कि बहुत मेहनत लग रही है, तो या तो बहुत सारे सेंटेंस छोड़ देगा या फिर वो क्या करेगा, उन्हीं शब्दों की पुनरावृत्ति यहाँ पर करता रहेगा। लिखते समय वो खुद से बातें कर सकता है, ये भी एक लक्षण देखा गया है। लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ या लेखन सामग्री को कागज के बहुत नज़दीक से पकड़ना। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि पेन पकड़ने का भी एक सही तरीका होता है। मान लो कि ये आपका पेन है, ठीक है, ये उसके पीछे का ढक्कन मान लो आप, ठीक है। तो पेन को पकड़ने का सही तरीका क्या होता है, बिल्कुल पास से नहीं पकड़ते हम लोग, यहाँ से पकड़ते हैं, ठीक है। और बच्चा क्या होता है, बिल्कुल इसकी नोक जो है यहाँ से पकड़ता है पेन को, क्योंकि उसको फिंगर के अंदर पेन को पकड़ना नहीं आ रहा है, तो वो क्या करता है, लेखन सामग्री बहुत कमज़ोर पकड़, हल्का सा पकड़ता है, फिर लिखते लिखते ही वो गिर जाती है और उसको बहुत नीचे से पकड़ता है, तो सारा वेट तो ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वापस बार बार नीचे गिर जाएगी, उसके हाथ से बार बार छूट जाएगी। तो ये लक्षण, ये सिम्टम्स भी डिस्ग्राफिया में देखने को मिलते हैं। सारे लक्षण मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कि किस किस तरीके से बच्चा जो है समस्याओं को यहाँ पर फेस करता है। क्योंकि देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया डिसलेक्सिया का, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक बच्चा जो है अपने शर्ट के बटन लगाने में समस्या का सामना कर रहा है, वो शर्ट के उल्टे सीधे बटन लगा रहा है। नॉर्मली हम लोग भी करते हैं, जल्दी जल्दी में हम लोग उल्टे सीधे लगा लेते हैं, लेकिन हमेशा ही ऐसा होना एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो किस प्रकार का डिसऑर्डर है, ऐसे करके आपसे एग्जाम्पल के माध्यम से पूछा जाता है, ठीक है। तो सारे ही लक्षण हमें यहाँ पर पता होना चाहिए किसी भी डिसऑर्डर के। चलिए अगले की बात करते हैं, डिसकैल्कुलिया क्या होता है। डिसकैल्कुलिया हमारा गणन विकार होता है, काउंटिंग संबंधी समस्या होती है। इसमें बच्चा जो है गणित की कैलकुलेशन को नहीं कर पाता है, और इसकी सबसे बुरी बात यह है कि ये समस्या बहुत आसानी से पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि जो बच्चा आप देखेंगे
70% लेकर आ रहा है, मतलब 85% भी लेकर आ रहा है। हो सकता है कि वो मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा वीक हो, मैथ्स में उसको सिर्फ 33 मार्क्स मिल रहे हैं, या फिर बच्चा पास भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप उसको बोलेंगे 3 + 3 कितना होता है, तो यहाँ पर उसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, 3 + 3 बोला है तो वो बहुत सोच समझ कर इसका आंसर देगा। तो इस प्रकार की विकृति जो है हमारी गणन विकार डिसकैलकुलिया कहलाती है। वो आपको आंसर यहाँ पर 9 दे सकता है, वो 3 का 3 में गुणा करके आपको यहाँ पर आंसर दे सकता है। तो डिसकैलकुलिया यहाँ पर गणन संबंधी विकार होता है। इसका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मीना जो है विज्ञान में बहुत अच्छे से अपना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन वो गणित में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मीना किस प्रकार की समस्या से जूझ रही है? डिसलेक्सिया से, डिसकैलकुलिया से, डिसग्राफिया से, डिस्प्रेक्सिया से, क्योंकि वहाँ पर डिसऑर्डर की बात करी है और आपको हिंट दे दी गई है। क्योंकि दो चीज़ें होती है, या तो उसको टीचिंग मेथड जो टीचर पढ़ा रहा है वो समझ नहीं आ रही है, तो ऑप्शन में आपको सारी इस तरीके से दिए जाएंगे कि क्या टीचर को अपनी टीचिंग मेथड चेंज करना चाहिए, इस तरीके से। लेकिन वहाँ पर आपके चारों ही ऑप्शन डिसऑर्डर के थे, मतलब कि मीना सच में डिसकैलकुलिया से जो विकृति है, इस प्रकार की विकृति से पीड़ित हो चुकी है, इस विकृति का सामना वो कर रही है। तो वहाँ पर गणित की समस्या है, मतलब मीना जो है डिसकैलकुलिया का सामना अभी कर रही है। तो इस प्रकार के बच्चों को हम लोग कैसे उपचार करेंगे? तो इस प्रकार के बच्चों को हम लोग बहुत सारे तरीके, जैसे अबेकस होता है, बहुत सारी मेथड्स होती है, टीचिंग की भी खेल वाली विधियाँ होती है, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर बच्चों को अध्ययन करवा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा डिसकैलकुलिया। आगे बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी, ध्यान का अभाव, लैक ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है? हम लोग किसी भी चीज़ पर, या फिर इस विकृति से पीड़ित बच्चा जो है किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान नहीं लगा सकता। इस प्रकार की एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं ADHD। ठीक है, ध्याना अभाव की जो विकृति होती है। आपसे एग्जाम में अभी आपने प्रीवियस पेपर यदि सारे देखे हैं शाम को 6 बजे वाले, तो उसमें सिर्फ ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइपर एक्टिविटी है, तो हमने वहाँ पर आंसर किया था ADHD। ध्यानाभाव जो होता है वो एक प्रकार की हाइपर एक्टिविटी होती है, जिसमें बच्चा जो है कॉन्सेंट्रेट करके चीज़ों को नहीं समझ पाता है। ठीक है, इसके देख लेते हैं कि इसे क्या बोला जाता है, किस प्रकार की विकृति है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसको बोला जाता है। इसे ADHD शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, इंग्लिश में इसका नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक प्रकार का मानसिक विकार और दीर्घकालीन स्मृति होती है, एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, फिजिकल होता है तो फिजिकली शारीरिक अंग प्रभावित होता है, मेंटली मतलब मानसिक रूप से एक बीमारी है, और दीर्घकालीन मतलब काफ़ी लंबे समय तक चलती है, जो लाखों बच्चों को प्रभावित करती है। इसकी एक रिपोर्ट भी आई है, वो रिपोर्ट भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कितने प्रतिशत बच्चे जो है ADHD से पीड़ित होते हैं। एक मानसिक विकार है, सबसे पहला पॉइंट तो ये मेंटल डिसऑर्डर है। दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म सिचुएशन है, काफ़ी लंबे समय तक बच्चा ADHD से पीड़ित रह सकता है। लाखों बच्चों को इसने प्रभावित किया हुआ है, जो अक्सर यह स्थिति व्यक्ति के वयस्क होने तक बनी रहती है। नॉर्मल जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से बच्चा कुछ समय बाद चाइल्डहुड स्टेज तक बाहर आ जाता है, लेकिन ये जो वयस्क अवस्था है तब तक ये सिचुएशन बनी रहती है। व्यक्ति यहाँ पर हाइपर एक्टिव रहता है, बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं अनकॉन्शियस सा रहता है, जिसमें हर किसी भी काम को करने में बहुत ही ज़्यादा वो अपनी एक्टिविटी शो करता है। ओवर एक्टिव यहाँ पर बच्चा हो जाता है। विश्व में लगभग 3 से 5% बच्चे जो होते हैं इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। 3 से 5% बच्चे जो है हाइपर एक्टिविटी ADHD डिसऑर्डर से पीड़ित है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? ध्यानाभाव, मतलब किसी भी चीज़ पर उसका ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट बच्चा नहीं हो सकता है। आवेगी व्यवहार, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आवेश वाले वो कार्य करता है। असावधानी रहती है, असावधानीपूर्ण वो कार्य करता है। उस बच्चे को हम लोग अकेला नहीं छोड़ सकते। वयस्क अवस्था तक है तो वयस्क व्यक्ति को भी पूरे टाइम यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अति सक्रियता, ओवर एक्टिव होता है, हर एक काम को बहुत जल्दी होती है उसको किसी भी कार्य को करने की। अक्सर ADHD से ग्रस्त बच्चे हीन भावना, अपने बिगड़े संबंध और विद्यालय में खराब प्रदर्शन जैसी समस्याओं से जूझते रहते हैं। क्योंकि इस प्रकार के बच्चों को स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है, स्पेशल केयर चाहिए होती है, तो उनका संबंध जो है स्कूल वालों से बिगड़ जाता है, क्योंकि वो जानबूझकर कोई भी कार्य नहीं कर रहे होते। उनके अंदर ये ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उनसे ये काम हो जाता है। फिर उनका कोई भी फ्रेंड नहीं बनता है, क्योंकि वो उल्टे सीधे कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं से बच्चा यहाँ पर जूझता रहता है। माना जाता है कि ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार आनुवांशिक रूप से व्यक्ति में आता है, मतलब ये आनुवांशिकता को यहाँ पर शो करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में ये विकृति आती रहती है।
और एक पॉइंट और यहाँ पर स्टडी बताती है, जैसे कि मैंने आपको पूरी रिपोर्ट शो करी है, तो एक स्टडी, एक एनालिसिस यहाँ पर किया गया है कि लड़के जो है लड़कियों की तुलना में इसका शिकार अधिक होते हैं, मतलब बॉयज़ में ये ज़्यादा विकृति देखने को मिलती है। तो लड़के लड़कियों की तुलना में ADHD से ज़्यादा ग्रसित होते हैं। और सिम्टम्स यदि आप देखना चाहें तो आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। एक बच्चा जो है अपनी क्लास में अटेंडेंस उसका नाम आने से पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है, प्रेजेंट मैम या फिर यस मैम बोल देता है। क्लास का घंटी लगने से पहले ही वो क्लास से बाहर चला जाता है, हमेशा अपने पैरों को हिलाता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठता है। तो बच्चा किस विकृति से पीड़ित है? बच्चा यहाँ पर ADHD से पीड़ित है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आप देख सकते हैं। ADHD में 3 से 5% बच्चे यहाँ पर ADHD से पीड़ित होते हैं और इसका इंग्लिश में नाम क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यानाभाव की कमी। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। 5 हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, टोटल हमें 12 यहाँ पर पढ़ना है। 5 पढ़कर 5 को हम लोग पहले रिवाइज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक इसकी समझ लेंगे कैसे हमें इसे याद रखना है, फिर 5 और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगला जो पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं, स्वलीनता ऑटिज्म बोला जाता है, स्वपरायणता भी बोला जाता है, जैसे कि कल शाम के ही पेपर में हमने इसका नाम स्वपरायणता देखा था। तो स्वलीनता ऑटिज्म क्या होता है? तो इस प्रकार का बच्चा, अगर आप इस पिक्चर के थ्रू समझ पा रहे हैं, तो बच्चा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता है। ठीक है, इसमें जो स्पीच बोलने के जो भाव का निर्माण होता है बहुत ही लेट होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं नॉर्मली बच्चे थोड़े थोड़े शब्दों को बोलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर बहुत लेट वो बोलना स्टार्ट करता है। अकेले खेलना इसको ज़्यादा पसंद होता है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी इसके अंदर शो होती है। ठीक है, अकेले ही वो काम करना पसंद करता है, बहुत ही ज़्यादा वो यहाँ पर सोना पसंद करता है और किसी के साथ खेलना बातचीत करना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये एक प्रकार का सामाजिक रूप से हर एक इंसान से दूर रहने का प्रयास करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत शाइनेस, बहुत ही एक बोल सकते हैं कि शर्म वाली फीलिंग होती है कि मैं दूसरों से कैसे बातचीत करूँगा, कैसे उनके सामने खड़ा रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑटिज्म को शो करती है। तो इसके कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण देख लेते हैं। तो देखो, इसमें भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में बच्चा असमर्थ होता है, अपने विचारों को वो दूसरों के सामने नहीं रख पाता है, शब्दों की पुनरावृत्ति करता रहता है, खुद से बातें करता रहता है। बच्चा सामाजिक संबंध भी यहाँ पर नहीं बना पाता है। देखो, यहाँ पर बच्चा यदि किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है, तो वो कैसे सामाजिक संबंध, सोशल कनेक्शन कैसे बनाएगा? तो यहाँ पर बच्चा जो है सामाजिक संबंध किसी के साथ नहीं बना पाता है। क्वेश्चन आपका ये बनेगा, निम्नलिखित में से किस डिसऑर्डर या किस विकृति के अंदर बच्चा जो है सामाजिक संबंध नहीं बना पाता है? ऑप्शन आपका रहेगा स्वपरायणता। ठीक है, और इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर ऑटिज्म रहेगा, हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है स्वपरायणता। फिर डिसलेक्सिया, पठन विकृति, गणन विकृति, मेमोरी भ्रंश, स्मृति भ्रंश जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो फिर आपको ये पता है कि सामाजिक संबंध नहीं बना पाना मतलब कि बच्चा जो है किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, मतलब सामाजिक संबंध नहीं बना पाना, ये एक प्रकार की स्वपरायणता, ऑटिज्म इसे बोलते हैं। इसे आत्मविमोह की भावना भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ऑटिज्म बोल लो, आत्मविमोह बोल लो, स्वपरायणता बोल लो, ASD बोल लो। इसे हिंदी में बोला जाता है आत्मविमोह स्पेक्ट्रम विकार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसको यहाँ पर बोला जाता है। इंग्लिश में भी आपसे पूछ लिया जाता है ASD में S का फुल फॉर्म क्या है, A का फुल फॉर्म क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब ये बीमारी कहाँ से आती है? न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है ये एक प्रकार का। न्यूरो डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास जो है यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाता है। मस्तिष्क में कुछ दिक्कत हो जाने के कारण बच्चा जो है यहाँ पर खुद को दूसरों से अलग मानने का मतलब अलग समझ जाता है। वो दूसरों से अलग समझता है खुद को कि मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं अब नॉर्मल हूँ। अगला पॉइंट है सामाजिक व्यवहार व संपर्क को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि बच्चा किसी से बातचीत नहीं करता है, अकेले रहना पसंद करता है, अकेले खेलना पसंद करता है, बहुत ही ज़्यादा समय वो सोता रहता है। बच्चा यहाँ पर क्या करता है, एक ही काम को दोहराता रहता है। जैसे वो खेल रहा है तो पूरे दिन भर बस खेलता ही रहेगा, किसी से बातचीत ना करना, कुछ भी कार्य ना करना, वो अकेले रहना यहाँ पर पसंद करेगा। तो ये सारे हमारे डिसऑर्डर हो गए, ऑटिज्म से रिलेटेड सारे सिम्टम्स हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। चलिए, तो इसमें एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है कि वर्ल्ड ऑटिज्म डे कब मनाया जाता है? विश्व स्वलीनता दिवस जो है, आत्मविमोह स्वपरायणता दिवस आपसे पूछ ले कब मनाया जाता है?
तो ये हमें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विश्व जो ऑटिज़्म अवेयरनेस डे है, लोगों को ऑटिज़्म के प्रति जागरूक करना, 2 अप्रैल को यहाँ पर मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑटिज़्म डे जो है, विश्व स्वलीनता दिवस जो है, हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है और लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग जो होते हैं इस चीज़ के बारे में अवेयर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो सोशल कनेक्शन नहीं बना पा रहा है, तो नॉर्मली ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, मानव विचार क्या होते हैं, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है तो उसी को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है ऐसी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि लोगों के अंदर इस बारे में अवेयरनेस नहीं है कि हाँ, इस प्रकार की भी विकृति होती है। ऑटिज्म जैसा भी कुछ होता है, स्वलीनता जैसा भी कुछ होता है, जहाँ पर बच्चे जो है दूसरे लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते, उनका व्यवहार यहाँ पर नॉर्मल नहीं होता है और वो इन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल में ट्रीट कर देते हैं, घर पर उन बच्चों को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो अपने नॉर्मल बच्चों को ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है हर साल 2 अप्रैल को। और ये किस प्रकार का डिसऑर्डर होता है, तो जैसे कि आपको बताया कि न्यूरॉन सिस्टम पर ये असर करता है, मस्तिष्क पर ये चीज़ असर करती है, जिसमें व्यक्ति की भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका असर देखने को मिलता है। क्योंकि वो इमोशनली अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान उससे बातचीत नहीं कर रहा है, ना वो किसी से बातचीत कर रहा है, सोशली अफेक्ट हो जाएगा, फिजिकली क्योंकि उसके दिमाग में असर, दिमाग यहाँ पर जो है, ब्रेन जो है अफेक्ट हुआ है, तो तीनों ही चीज़ें यहाँ पर उस बच्चे की, उस व्यक्ति की अफेक्टेड होती है। चलिए, तो हम पांचों चीज़ों को एक बार पहले रिवाइज कर रहे हैं, एक बार मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूँ, इसके बाद के डिसऑर्डर्स को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर डिसलेक्सिया पढ़ा था। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने संबंधित समस्या, एक प्रकार का रीडिंग डिसऑर्डर है। बच्चा सो को वॉज पढ़ रहा है, एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है, एस को उल्टा लिख रहा है, सी को उल्टा लिख रहा है, ठीक है, मैट को नेट पढ़ रहा है। इस तरीके से उल्टे सीधे शब्दों को वो पढ़ता है और उन्हीं को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेता है और उन्हीं को समझ जाता है। तो डिसलेक्सिया एक प्रकार का हमारा पठन विकार होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो उसने देखा उसी को समझ लिया। तो यहाँ पर लेक्सिया को आप ऐसे कंसीडर करते हैं, लेक्सिया, तो लेक्स से आप ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चों को लेक्स पढ़ने में समस्या आ रही है कि उसको इसे क्या पढ़ना चाहिए। तो डिसलेक्सिया एक प्रकार का पठन विकृति है। दूसरा अपन बात करते हैं डिस्ग्राफिया। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि डिस्ग्राफिया हमारी सबसे पहले तो क्या चीज़ होती है, यहाँ पर लेखन संबंधी समस्या होती है, बच्चे को लिखने में समस्या होती है। आपको यदि मैम ने बोला कि आपको मुझे ग्राफ बनाकर देना है, हम लोग साइंस में बहुत सारे ग्राफ बनाते हैं, मैथ्स में बहुत सारे ग्राफ बनाते हैं, तो हम लोगों को जब ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि 3 3 4 5, हम लोग कोऑर्डिनेट बनाते हैं ना कि 0 4 में कौन सा आएगा, 5 0 में कौन सा आएगा, तो हम लोगों को जब मैम बोलती है कि इन सबको आप मिलाओ, तो हम लोग क्या होता है, एक सीधी लाइन नहीं बना पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सीधी लाइन नहीं बना पाते, कुछ उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी लाइन यहाँ पर बना देते हैं। तो ग्राफ मतलब कि आपको ग्राफ बनाने में समस्या हो रही है, तो ये प्रकार से आपकी लेखन विकृति, एक प्रकार का लेखन विकार आप लोग इसे यहाँ पर बोल सकते हैं। ग्राफ बनाने में समस्या है। ग्राफ बनाने में क्यों समस्या है? क्योंकि आपको सही लाइन खींचना नहीं आ रही है। मैम ने आपको बोला था सीधी लाइन खींचो, आप वहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन इस तरीके से लाइन खींच कर आ गए, ठीक है, तो आपको लिखने में समस्या है। तो डिस्ग्राफिया आपका एक प्रकार का लेखन विकार है, जहाँ पर बच्चा जो है लिखने संबंधित समस्या का सामना करता है। इसके सारे सिम्टम्स, लक्षण हमने देख लिए कि बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि उसके मसल्स जो होते हैं उसका निर्माण यहाँ पर अच्छे से नहीं होता है। श्रम, उसे लगता है कि वो लिख रहा है तो उसे बहुत श्रम महसूस होता है कि बहुत मेहनत उसने यहाँ पर कर ली है। शब्दों के बीच में जो अंतराल है वो अनियमित होता है बिल्कुल, और लाइन के ऊपर नीचे वो लिख देता है, बहुत सारे शब्दों की पुनरावृत्ति कर देता है, बहुत सारे शब्दों को वो बीच बीच में छोड़ देता है। पेन वो अच्छे से नहीं पकड़ पाता है, पेन को बहुत, जहाँ से लिखते हैं हम लोग वहीं से पकड़ लेता है, बहुत नज़दीक से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से बैलेंस यहाँ पर नहीं बन पाता है। लिखते समय वो खुद से ही बातचीत करता रहता है। तो ये सारे हमारे जो है डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आते हैं। अगला हमने देखा था कैलकुलिया। कैलकुलस से बना है। कैलकुलस का मतलब होता है गणना करना। तो यहाँ पर गणना करना, गणना किस में की जाती है, कैलकुलेशन किस में की जाती है, मैथ्स में की जाती है, ठीक है। तो डिसकैलकुलिया क्या हो गया, एक प्रकार से हमारी गणितीय संबंधी समस्या होगी, जहाँ पर बच्चा जो है गणित की समस्याओं को फेस करता है, जहाँ पर उससे मैथ्स की कैलकुलेशन, इवन बेसिक हमारे डेली काम जो होते हैं कि 3 रुपए की चॉकलेट लेकर आना है, वो 5 का सिक्का लेकर गया तो उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे, 2 रुपए वापस मिलेंगे, इतनी हल्की कैलकुलेशन भी बच्चा यहाँ पर नहीं कर पा रहा है, मतलब कि वो इस डिसऑर्डर से यहाँ पर पीड़ित है। हाइपर एक्टिविटी क्या होता है, ध्यान का अभाव, यानी कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ पर है, ADHD जिसे बोला जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहाँ पर बच्चा बहुत ओवर एक्टिव होता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, वयस्क रहने तक की अवस्था बनी रहती है। विश्व में लगभग 3 से 5% बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं।
ADHD के सिम्टम्स हमने देखे हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, हर काम को करने की उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जल्दी रहती है। एक स्टडी बताती है कि लड़के इस बीमारी से ज़्यादा यहाँ पर ग्रसित होते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो देखो ADHD एक ही नाम है, ठीक है, तो इसको अपन याद भी यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, जैसे ही आपको H यहाँ पर दिखेगा ADHD, तो आप H से यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि ये एक प्रकार की हाइपर एक्टिविटी है। हाइपर एक्टिविटी मतलब बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेकर हाइपर हो जाता है। हम लोग किसी को बोलते हैं ना कि गुस्सा करता है कोई भी व्यक्ति, तो हम लोग बोलते हैं इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, इतना ओवर एक्टिव क्यों बिहेवियर कर रहे हो, ठीक है। तो हाइपर एक्टिविटी बच्चा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ओवर एक्टिव रिएक्शन अपना दे देता है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं। स्वलीनता ऑटिज्म के बारे में हमने अभी जाना। आत्मविमोह इसे बोला जाता है, ASD इसको बोला जाता है, आत्मविमोह स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसको बोला जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसे बोला जाता है, इसे स्वपरायणता भी बोला जाता है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, सोशल कनेक्शन नहीं बना पाता है, अपने विचारों को व्यक्त करने में असमर्थ रहता है, चीज़ों को बार बार दोहराता रहता है, उसके सारे सोशल वर्क जो होते हैं यहाँ पर प्रभावित होते हैं। और हमने देखा ऑटिज्म डे जो है हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि सभी लोग इस बारे में, पूरी दुनिया जो है इस बारे में यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अपनी अवेयरनेस दिखा सके, इस प्रकार के बच्चों को उसी तरीके से ट्रीट करे जैसा कि यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये न्यूरॉन संबंधी विकार है जहाँ पर बच्चे के मस्तिष्क पर असर पड़ता है। वो यहाँ पर इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से बोल सकते हैं कि उसके ऊपर विकृति हो सकती है, इमोशनली भावनात्मक रूप से हो सकता है, सामाजिक सोशल रूप से हो सकता है, शारीरिक फिजिकल रूप से यहाँ पर बच्चा डिसेबल हो सकता है, ठीक है। तो ये जाना हमने ऑटिज्म के बारे में। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं डिस्प्रेक्सिया के बारे में। और जो एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया को लेकर, वो भी आज के सेशन में दूर हो जाएगा हमारा। क्योंकि देखो यहाँ पर 4 चीज़ें होती है, एक होता है डिस्प्रेक्सिया, एक होता है अप्रेक्सिया, एक होता है डिस्फेजिया और एक होता है अफेजिया, और एक और चीज़ आती है डिस्फाजिया। तो बहुत ही स्टडी करने के बाद ये 5 पॉइंट फाइनली हम लोग आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हम लोग बहुत सारी बार डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया को सेम समझ जाते हैं, और डिस्फेजिया और अफेजिया को सेम समझ जाते हैं, और डिस्फाजिया को भी हम लोग कहीं ना कहीं डिस्फेजिया से कंसीडर कर लेते हैं। तो आज ये 5 ही चीज़ें आप श्योर करके चले, इंश्योर होकर चले कि आज ये 5 ही चीज़ें हम लोग पूरे कंप्लीटली क्लियर कर लेंगे। सारी ही विकृति को, एक एक सिम्टम्स को हम लोग यहाँ पर डीप में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, यह ज्ञानेंद्रिय एकीकरण की क्षमता है, जहाँ पर बच्चा जो है अपने हाथ और आंखों के बीच में समन्वय नहीं बिठा सकता है। ये इमेज यहाँ पर इसलिए ली गई है ताकि आप इस विकृति को अच्छे से समझ पाएं। डिस्प्रेक्सिया दुष्क्रिया विकार को आप लोग अच्छे से समझ पाएं। दुष्क्रिया मतलब बच्चा जो है क्रिया अच्छे से नहीं कर पा रहा है, दैट्स वाई इसे बोला गया है हिंदी में दुष्क्रिया विकार। अब आप देखो बच्चा जो है इस पेंसिल्स को क्या कर रहा है, इस पेन केस जो है, ये पेन रखने का जो बॉक्स है इसके अंदर डालने का ट्राई कर रहा है, बट बच्चा इसके अंदर डाल नहीं पा रहा है। कहीं वो बाहर डाल रहा है, कहीं इधर डाल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, वो अपने कार्य, अपना हाथ कहाँ पर उसे रखना है, वो कहाँ पर देख रहा है, उसमें अच्छे से उसका समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। इसलिए इस विकृति को यहाँ पर बोला जाता है डिस्प्रेक्सिया। और इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, और इसके सिम्टम्स क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो अपने ज्ञानेंद्रिय का एकीकरण नहीं कर पाता है, वो अपना सेंसरी इंटीग्रेशन नहीं कर पाता है। तो ये एक प्रकार का सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें बच्चा हाथ व आँखों के बीच में समन्वय नहीं कर पाता है। यही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, जो हिंदी में लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर इंग्लिश में डिफाइन कर दिया गया है। उसके बाद इसे किस नाम से जाना जाता है, डिस्प्रेक्सिया को हम लोग एज अ डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। DSD क्या है, DSD व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DSD, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिस्प्रेक्सिया को हम लोग डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। डेवलपमेंटल मतलब कि डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया है, ये एक प्रकार का डिसऑर्डर बन चुका है, ठीक है। तो डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर एक प्रकार से डिस्प्रेक्सिया को ही यहाँ पर बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये जो क्रिया है ये ब्रेन बेस्ड मोटर डिसऑर्डर है। यहाँ पर हमारा दिमाग जो है अच्छे से, दिमाग का एक हिस्सा जो है कार्य करना जो है अच्छे से कार्य नहीं करता है, कार्य बहुत धीमी गति से करता है। तो ये हमारी ग्रॉस मोटर स्किल जो है, फाइन मोटर स्किल जो है, उसको यहाँ पर अफेक्ट करता है।
हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, एक हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है, हम लोगों को समन्वय करना होता है। समन्वय करना मतलब हम लोग यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि दौड़ना, चलना, कूदना, जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी हमारी ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आती है। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, फाइन मोटर स्किल में हम लोग किसी भी कार्य को बहुत परफेक्शन से करते हैं। मुझे बोला कि आज आपको डोरेमोन का वो पिक्चर बनाकर लाना है, डोरेमोन की ड्राइंग करके लाना है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे अंदर उस चीज़ को लेकर परफेक्शन नहीं है। मुझसे कोई भी काम यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा समन्वय नहीं है, मैं क्या करना चाहती हूँ और मुझसे काम क्या हो रहे हैं। तो ये प्रकार की फाइन मोटर स्किल होती है क्योंकि इसमें समन्वय, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है और ये एक्टिविटी बेस्ड होता है। तो डिस्प्रेक्सिया में बच्चा जो है यहाँ पर ब्रेन में एक विकृति होने के कारण, मस्तिष्क आघात होने के कारण बच्चा यहाँ पर अपनी फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, सेंसरी स्किल्स जो होती है उसको यहाँ पर अच्छे से उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाता है। तो इस प्रकार की विकृति को बोला जाता है डिस्प्रेक्सिया। इट्स नॉट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, इसका आपकी बुद्धि से कोई भी संबंध नहीं है कि आपका आईक्यू लेवल कम है मतलब कि बच्चा डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित है या फिर अप्रेक्सिया से पीड़ित है, बट फिर भी ये हमारी संज्ञानात्मक क्षमता जो है, सोचने समझने की जो क्षमता है उसको अफेक्ट कर सकती है। ये चीज़ हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है, कॉग्निटिव एबिलिटी जो है, संज्ञानात्मक क्षमता जो है, उसको यहाँ पर अफेक्ट कर सकती है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। एक बार और आप चाहें तो इसको अच्छे से देख सकते हैं, थोड़ा सा आप खुद से सोचने का इसमें समय ले सकते हैं क्योंकि 5 विकृति हम लोग पढ़ चुके हैं। डिसलेक्सिया हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ने संबंधी समस्या। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन करने संबंधी समस्या। डिसग्राफिया, ग्राफ बनाने मतलब लिखने संबंधित समस्या। ऑटिज्म क्या होता है, सामाजिक संबंध नहीं बना पा रहा है बच्चा, ठीक है। फिर ADHD क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जहाँ पर बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा अति सक्रिय होता है। फिर हमने पढ़ लिया डिस्प्रेक्सिया मतलब एक प्रकार की दुष्क्रिया है जिसमें बच्चा जो है समन्वय चीज़ों के बीच में यहाँ पर नहीं बिठा पा रहा है। चलिए, तो ये डिस्प्रेक्सिया हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, क्योंकि मोस्टली बुक्स वगैरह में या फिर आप कहीं भी किसी भी हेल्थ वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट चीज़ें बिल्कुल सेम बताई हुई है कि डिस्प्रेक्सिया आपका बिल्कुल अप्रेक्सिया की तरह ही होता है। फिर भी इसके अंदर एक डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस है। डिस्प्रेक्सिया में पार्शियल लॉस होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन लॉस है। डिस्प्रेक्सिया जो है समन्वय नहीं बिठा पाने वाला लॉस है। तो डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, बच्चा जो है पार्शियली समन्वय नहीं बिठा पाता है, पार्शियली उसमें कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होता है। लेकिन अप्रेक्सिया जो होता है, अप्रेक्सिया के अंदर क्या समस्या आती है, अप्रेक्सिया हमारा कंप्लीट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होता है। इसमें बच्चा बिल्कुल भी समन्वय नहीं बिठा पाता है, वो किस कार्य को कर रहा है, उसे क्या करना है, कहाँ पर करना है, कैसे करना है, उसे बिल्कुल भी यहाँ पर समझ नहीं होती। उसकी फाइन मोटर स्किल भी इम्प्रूव नहीं होती है और उसकी ग्रॉस मोटर स्किल भी बिल्कुल अच्छी यहाँ पर नहीं होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया के अंदर। डिस्प्रेक्सिया पार्शियल होता है और अप्रेक्सिया जो होता है पूरा कंप्लीट लॉस होता है कोऑर्डिनेशन का। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ऐड कर लें, अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप उसके अंदर इस चीज़ को लिख लें, क्योंकि मोस्टली पेपर में डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया को सेम ही कंसिडर किया जाता है। फिर भी कभी बहुत ही ज़्यादा डीप में जाकर पूछ लिया गया तो आप इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्रेक्सिया पढ़ने के बाद अब हमारे सामने आएगा डिस्फेजिया, ठीक है। इस नाम को पढ़ना, क्योंकि एक तरीके से प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर सेम है पर ये सेम दो प्रकार की विकृति होती है। इसे बोला जाता है डिस्फेजिया। इसकी स्पेलिंग आप देखेंगे यहाँ पर लिखी हुई है PHASIA, ठीक है। इसे बोला जाता है डिस्फेजिया। अब मैं एक और स्पेलिंग लिख रही हूँ, उसे आप समझना। अब जहाँ पर H लिखा हुआ था, एक सेकेंड, जहाँ पर मैंने H लिखा था अब मैंने वहाँ पर लिख दिया है G, ठीक है। डिस्फाजिया, इसको बोला जाता है यहाँ पर डिस्फेजिया और इसको बोला जाता है यहाँ पर डिस्फाजिया, ठीक है। जी अगर हमने यूज़ कर लिया तो कम्प्लीटली डिफरेंट डिसऑर्डर है और यहाँ पर मैंने फेजिया यूज़ किया है तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, मतलब बिल्कुल अलग है। ये दो अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर हैं, दोनों ही अपन अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन डिस्फेजिया को समझने वाले हैं। डिस्फेजिया एक प्रकार का वाचाघात, वाच मतलब क्या होता है, बोलने संबंधी समस्या, मतलब यहाँ पर बच्चे को बोलने में दिक्कत आती है, उसका एक प्रकार का स्पीकिंग डिसऑर्डर है। इसको कंप्लीट हिंदी में बात करेंगे तो द्योतक भाषा विकास
इसे डिसऑर्डर यहाँ पर बोला जाता है। इंग्लिश में इसे डिस्फेजिया बोला जाता है। एच आपको यहाँ पर दिखेगा। वाचाघात इसे बोला जाता है। द्योतक भाषा विकास इसे बोला जाता है। क्यों होता है, लक्षण क्या क्या है, उपचार क्या क्या है, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। यह आघात या फिर ये जो स्ट्रोक है ये कैसे होता है, सिर पर चोट लगने के बाद अचानक से हो सकता है। जैसे कि कोई भी चोट लग गई तो उसकी वजह से उसका जो ये डिसऑर्डर है, उसकी बोलने संबंधित समस्या यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में हर एक हिस्सा किसी न किसी कार्य के लिए बनाया हुआ है। जैसे हमारा पार्शियल लोब, सेंट्रल लोब जो होता है वो क्या कार्य करता है, सेंसरी रिलेटेड वर्क करता है। ऐसे दिमाग का हर एक हिस्सा कुछ ना कुछ कार्य करता है। तो सर के किसी भी हिस्से पर चोट लग गई तो शरीर का कोई ना कोई कार्य हमारा यहाँ पर अफेक्ट हो सकता है। तो यह आघात या सिर पर चोट लगने के बाद अचानक से हो जाता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब भी आप बाइक वगैरह राइड करते हैं तो हमेशा हेलमेट पहनकर चले, ताकि इस प्रकार के छोटे, कोई बड़ा नहीं बट छोटे मोटे डिसऑर्डर से आप यहाँ पर बिल्कुल बच सकते हैं। ठीक है, तो यह आघात सिर पर चोट लगने के बाद अचानक से हो जाता है और इसका एकदम से पता भी नहीं चलता है। अचानक से बोलने का चला जाता है, अचानक से हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो ये सब हमारे मस्तिष्क सिर से कनेक्टेड होती, सारी ही चीज़ें हमारी सिर से कनेक्टेड होती है। या फिर ये बीमारी और कैसे हो सकती है, ये डिसऑर्डर और कैसे आ सकता है, या दिमाग में बढ़ते हुए ट्यूमर या रोग जो होता है उसके कारण ये धीरे धीरे विकसित हो जाता है। आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर होता है। मोस्टली आप बहुत सीरियल्स देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, तो उसमें हर एक इंसान, हर एक सीरियल में एक ना एक इंसान को ब्रेन ट्यूमर रहता है। मतलब स्टोरी बनाने के लिए बताया जाता है, बाकी ये चीज़ें रियल में भी एग्जिस्ट करती है। ट्यूमर बहुत बड़ी, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं अब तो बहुत कॉमन हो चुका है। ऑलमोस्ट हर एक इंसान में आप देखेंगे कि 100 में से एक इंसान जो है इस बीमारी से यहाँ पर पीड़ित होता है। तो यह आघात या सिर पर चोट लगने के कारण अचानक से हो सकता है, या फिर दिमाग में बढ़ता हुआ ट्यूमर जो होता है। दिमाग में एक ट्यूमर का जो एक समझ सकते हैं छोटी छोटी सी चीज़ जो है समय के साथ साथ बड़ी होती जाती है, जिसकी वजह से हम अपनी याददाश्त खो देते हैं। सर हमेशा दर्द करता रहता है। तो इस रोग के कारण ये जो स्पीकिंग, बोलने संबंधी जो डिसऑर्डर है ये धीरे धीरे विकसित होने लग जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि डिस्फेजिया क्या है। डिस्फेजिया मतलब एक फेज है, एक फेज मतलब बोलने संबंधी एक प्रकार का विकार है। ये एक प्रकार की ओरल लैंग्वेज डिसेबिलिटी है। यहाँ पर बच्चा इनेबल, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पर बोलने में उसको डिफिशियंसी, मतलब कि यहाँ पर बच्चा जो है बोलने संबंधित समस्या का सामना करता है, क्योंकि उसका ब्रेन का एक पार्ट जो है खराब हो चुका है, वो कार्य करना बंद कर दिया है। इसी में सारी चीज़ें आ जाएगी कि उसको बोलने में समस्या आ रही, वो बोलने का ट्राई कर रहा है लेकिन वो शब्द नहीं बोल पा रहा है, या फिर बहुत कम शब्दों से बोल पा रहा है। तो ये एक प्रकार का हमारा डिसफेजिया होता है। एक प्रकार से दिमागी इंजरी उसको हो जाती है, दिमाग में कोई चोट लग जाना, किसी भी प्रकार की विकृति, ट्यूमर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो डिसफेजिया क्या हो गया, एक प्रकार से कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो गया। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने संबंधी रीडिंग डिसऑर्डर है। अगर मैं अब आपसे पूछ लूँ डिसकैल्कुलिया क्या है, तो मुझे पता है आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। गणितीय संबंधी विकार है, कैलकुलेशन संबंधी, गणितीय संबंधी विकार है। ठीक है, अगर अब मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ डिसग्राफिया क्या है, ग्राफ बनाने में मेरे को दिक्कत आती है बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ये एक प्रकार की लिखने संबंधित समस्या है। अब मैं आपसे पूछ लूँ ADHD क्या है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। मैं चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती हूँ। मैम बोलते ही सोनाली मेरा नाम 20 हमेशा 25 पर आता था। ठीक है, 25S था तो 25 पर आता था। मैं 21 पर ही प्रेजेंट मैम बोलने के लिए रेडी हो जाती थी और 22 तक तो मैं प्रेजेंट मैम बोल देती हूँ। ठीक है, तो ये एक प्रकार का कौन सा डिसऑर्डर है, ये एक प्रकार का ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। एक और यदि मैंने आपसे अभी पूछ लिया कि ऑटिज्म क्या होता है, स्वलीनता क्या होता है, तो मैं किसी के साथ सोशल कनेक्शन नहीं बना पा रही हूँ, मुझे लोगों से बातचीत करने में बहुत शाइनेस फील होती है, मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ। तो ये एक प्रकार की स्वलीनता, आत्मविमोह है, स्वपरायणता है, ऑटिज्म है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए डिस्प्रेक्सिया मैंने आपसे पूछ लिया, तो अभी अपन ने देखा डिस्प्रेक्सिया को आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। अगर मैंने डिस्फेजिया पूछ लिया तो डिस्फेजिया को भी आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसानी से आंसर कर पाएंगे। चलिए, तो डिसऑर्डर जितने भी हम लोग याद करते जा रहे हैं उनको आपको भूलना नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बंदा यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका डिस्फेजिया डिसऑर्डर से ये पीड़ित है, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस सामने वाले इंसान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बोलना चाहता है, मतलब ये अपने विचार को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है।
चलिए, तो हमने पुराना रिवाइज़ भी कर लिया है, अब हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। देखो, यदि मैंने आपसे पूछ लिया कि एक व्यक्ति जो है, यहाँ पर अपने एक व्यक्ति या एक बच्चा जो है अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा है, वो अपने शर्ट के बटन सही से नहीं लगा पा रहा है, तो वो किस विकृति से पीड़ित है? बच्चा यहाँ पर अप्रेक्सिया से यहाँ पर पीड़ित है या फिर डिस्प्रेक्सिया से वो यहाँ पर पीड़ित होगा। वैसे इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिसकैल्कुलिया। मैंने अभी आपको डिसकैल्कुलिया के बारे में बताया। तो डिसकैल्कुलिया भी कई प्रकार का होता है। जो कैलकुलेशन संबंधी विकृति है, गणितीय संबंधी समस्या है, इसके भी सब टाइप्स होते हैं। जैसे कि एक लेक्सिकल होता है, एक हमारा वर्बल होता है, एक हमारा ग्राफिकल होता है। तो अभी आज हम सिर्फ डिसकैल्कुलिया को आसान भाषा में समझ रहे हैं, फिर कभी होगा तो हम लोग इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक विकृति के यहाँ पर सब टाइप से बोलने संबंधी समस्या है। कैलकुलेशन को लिखने में दिक्कत आती है, कैलकुलेशन को समझने में दिक्कत आती है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी विकृति पाई जाती है। चलिए, यहाँ तक यदि सब कुछ क्लियर है तो अब और कुछ विकृति के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि मेरा आज का टारगेट है कि ऑलमोस्ट विकृति डिसऑर्डर्स जो होते हैं आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लें, ताकि फिर कोई डाउट ना बना रहे कि ये ऐसा है तो वो वैसा क्यों है। डिस्फेजिया हम लोग अभी पढ़कर आए, अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं डिस्फाजिया पढ़ने का। जो मैं आपको बोल रही थी कि सिर्फ एच और जी का कन्फ्यूजन आपको रहेगा, तो हम लोग डिस्फेजिया पढ़कर आए। तो आप सिर्फ फेस से याद रख सकते हैं, फेस मतलब कि बच्चे को बोलने संबंधित समस्या हो रही है। आप ऐसे याद रखो, आप ये यहाँ पर फेस पढ़ रहे हो, ठीक है, डिस्फेजिया का फेस पढ़ रहे हो, तो आप इसको ये याद रख लो, फेस। अब आप सामने वाला बोल रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है, आप उसका फेस रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उसके एक्सप्रेशन देखकर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि उसमें एक प्रकार का स्पीकिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। अब ये डिस्फाजिया क्या होता है? यदि हम लोगों को डिस्फेजिया समझ में आ गया तो डिस्फाजिया भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें स्पेलिंग में आपको सिर्फ जी दिखाई देगा। ये एक प्रकार का ये डिसऑर्डर होता है कि यहाँ पर बच्चा जो है खाना खा रहा है, तो वो खाने का जो निवाला है उसको अच्छे से निगल नहीं पाता है, तो निगलने संबंधित परेशानी होती है। ये किसी भी वजह से हो सकती है, ठीक है, और कोई भी कारण हो सकते हैं। यहाँ पर और क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, जैसे भोजन के बड़े निवाले वो अच्छे से नहीं खा पाएगा, अच्छे से नहीं चबा पाएगा, उसका मुंह सूखा रहेगा, गोलियां या फिर बहुत गर्म वो खा लेता है, ठीक है। यहाँ पर बात करना, हंसते लेटते समय वो खाना नहीं खा पाता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि बच्चा यदि कुछ भी खा रहा है और खाते खाते उसने कुछ बोल दिया, तो यहाँ पर खाना उसके गले में फंस जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का, मतलब ये जब बहुत अति से हो जाता है, नॉर्मली हमारे साथ भी होता है, खाना खाते समय हम किसी से बातचीत कर रहे हैं या फिर सोते सोते खा रहे हैं, सोते सोते पानी पी रहे हैं, तो वो गले में फंस जाता है। लेकिन जब इसकी बहुत अति हो जाती है, बियॉन्ड द ये लिमिट चला जाता है, तो इसे हम लोग कंसीडर करते हैं डिस्फाजिया, ठीक है। डिस्फेसिया अलग होता है और डिस्फाजिया अलग होता है, इसे फाजिया पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में दिखेगा, हिंदी में इसे निग्रन कष्ट बोला जाता है, ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ का जो थ्रॉट हमारा गला जो रहता है वो कम्प्लीटली यहाँ पर एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। बहुत ही कम स्पेस यहाँ पर होती है फूड के अंदर जाने के लिए, तो ये भी एक प्रकार की विकृति होती है, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, डिस्फाजिया। फाजिया मतलब कि मेरे गले में खाना फंस गया। फेसिया मतलब कि मैं सामने वाले को देखकर उसकी स्पीकिंग, वो क्या बोल रहा है, मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाई। और फाजिया मतलब कि क्या हुआ, फाजिया मेरे गले में खाना फंस गया। तो यहाँ पर क्या होगा, स्वॉलिंग से संबंधित समस्या होती है, जिसमें बच्चा किसी भी चीज़ को अच्छे से निगल नहीं पाता है। चलिए, अगले डिसऑर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं, डिसमीथिया इसको बोला जाता है। अभी तक की सबसे टेरेबल इमेज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो हर कोई इंसान फेस करता है, बट जब वो अगेन बहुत ही ज़्यादा अबोव हो जाता है, हमारी लिमिट से, हमारी सहन शक्ति के अबोव हो जाता है, तो वो फिर एक प्रकार से डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग किसी इंसान को कैसे देखते हैं कि वो अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, अच्छे से बिहेव करता है, अच्छे से वेल एजुकेटेड है, सब कुछ है, लेकिन वो खुद से क्या फील करता है। जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, हम लोग देखते थे कि वो अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अंदर ही अंदर वो डिप्रेशन से पीड़ित था। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अभी अपन उसको डिफाइन नहीं करते कि क्या केस वहाँ पर हुआ था, ठीक है। वॉट यू सी, आप दुनिया में हर एक इंसान को कैसे देखते हो, और वो इंसान जो है इंटरनली कैसे फील कर रहा है, वो डरा हुआ फील कर रहा है, वो टायर्ड फील कर रहा है, वो बोर फील कर रहा है, वो
अलोन फील कर रहा है, वो जज्ड एंटी सोशल फील कर रहा है, वो एम्प्टी फील कर रहा है। तो व्हाट यू फील, व्हाट यू सी, आप क्या देखते हो और एक इंसान अंदर से क्या फील करता है, ये एक डिसऑर्डर जो है किसके अंदर आता है, डिसमीथिया के अंदर आता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है डिप्रेशन वाली कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, एक अवसाद जो भावनात्मक प्रकृति डिप्रेसिव मूड होता है, व्यक्ति हमेशा यहाँ पर डिप्रेशन के अंदर रहता है, उसके लिए वो एंटी डिप्रेशन पिल ले सकता है, पिल्स ले सकता है। जैसे कि हमने कल के ही क्वेश्चन में किया था कि ये हमारी चिंता को कुछ समय के लिए तो कम कर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म्स इसके बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस विकृति को क्या बोला जाता है, इस विकृति को यहाँ पर बोला जाता है डिसमीथिया, जो कि हमारी मिथ मतलब कि मूड से संबंधित यहाँ पर एक प्रकार की डिसेबिलिटी, एक प्रकार का डिसऑर्डर ये रहता है। व्यक्ति इंटरनली काफ़ी दुखी होता है, काफ़ी सैड होता है, काफ़ी अलोन यहाँ पर फील करता है। तो ये किस प्रकार का डिसऑर्डर है, ये एक प्रकार से इसे बोला जाता है डिसमीथिया। अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं डिसमेमोग्राफिया। ये एक प्रकार का स्मृति दोष होता है, ये एक प्रकार की मेमोरी डिसेबिलिटी इसको बोल सकते हैं। जैसे कि अब यदि हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन और एक इस वाले डिसऑर्डर को कंपेयर करें, तो ये नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन है जिसको ऐसा कार्य करना चाहिए, लेकिन जिससे डिसमेमोग्राफिया उसका ह्यूमन ब्रेन जो इस तरीके का होता है, बहुत ही कम ये चीज़ें एक्टिव रहती है। क्योंकि देखो, एक व्यक्ति के दिमाग में इतनी सारी चीज़ें स्टोर रह सकती है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रेड पॉइंट आप देख पा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस डिसमेमोग्राफिया से पीड़ित है, वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर कर पाएगा, मतलब कि न के बराबर उसके दिमाग में चीज़ें स्टोर हो पाती है, बाकी सारी चीज़ों को वो भूल जाता है। एक प्रकार से स्मृति लोप, स्मृति भ्रंश आप इसे बोल सकते हैं, जहाँ पर व्यक्ति या बच्चा जो है चीज़ों को भूल जाता है। बार बार उसे कुछ भी कार्य उसने किया, आज अभी से ठीक 5 मिनट पहले उसने क्या कार्य किया, वो उस चीज़ को भी यहाँ पर भूल जाएगा। तो इस प्रकार की विकृति को डिसमेमोग्राफिया यहाँ पर बोला जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं ऑडियोटेक्सिया। इसके और भी टाइप्स होते हैं। ऑडियो, जैसे कि यहाँ पर श्रवण बाधा होती है, ऐसे बोलने संबंधी बाधाएं होती है, उनके भी अलग अलग नाम होते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर ऑडियोटेक्सिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑडियो से ही नाम समझ में आ रहा है कि बच्चे को सुनने संबंधी समस्या होगी। ये एक प्रकार की श्रवण बाधा, हियरिंग डिसेबिलिटी होती है। दूसरे से संप्रेषण करने व सूचनाओं को बांटने में यहाँ पर बच्चा असमर्थ होगा, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है, कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएगा। जब वो सुन ही नहीं पाएगा तो कम्युनिकेशन पॉसिबल यहाँ पर जो है, संभावना जो है काफ़ी यहाँ पर कम हो जाती है। तो ऑडियोटेक्सिया एक प्रकार का श्रवण बाधा, हियरिंग डिसेबिलिटी होती है, हियरिंग लॉस आप इसको यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, इसके भी टाइप होते हैं, क्योंकि बहुत कम सुनता है, बिल्कुल नहीं सुनता है। ठीक है, बहुत कम सुनता है मतलब हल्का हल्का सुनाई देता है, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। ठीक है, और ये आनुवंशिकता मतलब कि बचपन से आया हुआ भी होता है, और किसी एक्सीडेंटल भी हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह की वजह से भी ये हो सकता है। एक और हम लोग विकृति के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसे टोटल हमें 50 बीमारियों के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी आप लोग एग्जाम में बैठें। क्योंकि 50 बीमारियां हैं तो कम से कम 30 बीमारियां तो अभी तक आपके पेपर में पूछ ली गई है, और 20 के और चांसेस है जो कि स्पेशली आपको बताया जाता है। यदि आप शिक्षण शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षण शास्त्र यदि आप पढ़ते हैं, आपके एग्जाम में लिखा गया है कि आपसे शिक्षण शास्त्र पूछा जाएगा, तो आप 50 बीमारियों को पढ़कर ही, इनको याद कर ही एग्जाम में बैठें। ठीक है, तो एपिलेप्सी क्या होता है, एपिलेप्सी के बारे में मैं आपको अभी बता रही हूँ। एपिलेप्सी हम लोग नॉर्मल अपनी भाषा में बोलते हैं कि व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ रहे, 2 मिनट के लिए व्यक्ति बेहोश हो जाता है। ठीक है, बेहोशी आ जाती है, उसको मुंह से झाग निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे बोला जाता है एपिलेप्सी। ये कन्वुल्सिव डिसऑर्डर होता है, इसमें व्यक्ति को मिर्गी के दौरे यहाँ पर पड़ते हैं। तो आज हमने 11 डिसऑर्डर यहाँ पर पढ़े। एक बार और मैं आपको सारी चीज़ें रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि कोई भी बीमारी ऐसी बीच में छूटनी नहीं चाहिए जो कि आपको ऐसा लगे एग्जाम टाइम में कि हमको डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया में यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डिसलेक्सिया से। तो डिसलेक्सिया एक प्रकार का पठन विकार होता है, पढ़ने संबंधित समस्या होती है, एक प्रकार का रीडिंग डिसऑर्डर होता है, जहाँ पर बच्चा शब्दों को नहीं समझ पाता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था दूसरा डिसग्राफिया। डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है, बच्चे को यहाँ पर लिखने संबंधी समस्या होती है, क्योंकि उसके फिंगर मसल्स जो है उनका अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। फिर हमने पढ़ा डिसकैल्कुलिया, फिर हमने यहाँ पर डिसग्राफिया हमने देख लिया, इसके सिम्टम्स हमने देख लिए थे। फिर हमने डिसकैल्कुलिया देखा, बच्चे को मैथ्स की कैलकुलेशन में यहाँ बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। 3 + 3 दिया है तो वो आपको 3 × 3 करके बता देगा। इस तरीके से गणितीय समस्याएं जो होती है बच्चा यहाँ पर फेस करता है।
हाइपर एक्टिविटी ध्यानाभाव क्या होता है, ADHD इसे बोला जाता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यहाँ पर बोला जाता है। ये एक प्रकार से दीर्घकालीन समस्या हो सकती है। यहाँ पर बच्चा बहुत ही ज़्यादा अति सक्रिय होता है, बहुत ही ओवर एक्टिव उसका यहाँ पर बिहेवियर व्यवहार यहाँ पर हो जाता है। विश्व में 3 से 5% बच्चे इससे पीड़ित होते हैं और स्टडी बोलती है लड़के ज़्यादा इससे पीड़ित हो सकते हैं। स्वलिनता ऑटिज्म क्या होता है, स्व विमोह इसे बोला जाता है। स्वपरायणता आत्मविमोह इसे बोला जाता है। ASD इसे बोला जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसे बोला जाता है। एक प्रकार से ये सामाजिक विकृति होती है जिसमें बच्चा लोगों के साथ सामाजिक सोशल कनेक्शन को इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है, सामाजिक संबंध यहाँ पर व्यक्तियों के साथ वो नहीं बना पाता है। ठीक है, और ये तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन संबंधी विकार होता है जिसमें व्यक्ति का बौद्धिक भावनात्मक सामाजिक शारीरिक स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित होता है। हर साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। डिस्प्रेक्सिया दुष्क्रिया विकार होता है। यहाँ पर बच्चा आँख और हाथों के बीच में समन्वय नहीं बिठा पाता है जिसकी वजह से बच्चे के फाइन मोटर स्किल अफेक्ट हो जाती है, ग्रॉस मोटर स्किल अफेक्ट हो जाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिस्प्रेक्सिया जो कि आंशिक रूप से होता है और एक होता है अप्रेक्सिया जो कि पूरी ही विकृति होती है, मतलब पूरा ही कोऑर्डिनेशन समन्वय की समस्या यहाँ पर बच्चा फेस करता है। तो डिस्प्रेक्सिया भी हमने कंप्लीट कर लिया है, अप्रेक्सिया भी हमने यहाँ पर दुष्क्रिया विकार को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगला इसे एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है, इसको यहाँ पर पॉइंट आउट किया हुआ है। डिस्प्रेक्सिया को हम लोग डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही आपको कोऑर्डिनेशन दिखेगा आपको चीज़ याद आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रहा है और शर्ट के बटन सही से नहीं लगा पा रहा है, तो ये बच्चा जो है डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित हो सकता है। तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे। डिस्फेजिया एज यदि पूछा हुआ है, डिस्फेजिया पूछा हुआ है तो स्पीकिंग डिसऑर्डर है। यहाँ पर बच्चे को बोलने संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। इसे हिंदी में द्योतक भाषा विकास के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार की ओरल लैंग्वेज डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। मस्तिष्क जो ब्रेन होता है उसमें कुछ इंजरी हो जाती हो सकता है, ट्यूमर यहाँ पर एक रीज़न हो सकता है। अगला आता है डिस्फाजिया। ये एक प्रकार का निगलन कष्ट होता है जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को निगल नहीं सकते और निगलने में बहुत ही ज़्यादा समस्या का हमें यहाँ पर सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारा जो थ्रोट की जो नली होती है, गले की जो नली होती है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही कम स्पेस होती है खाना जाने के लिए, इसलिए बड़ा निवाला जो होता है वो निगलने में समस्या आती है। बोलते बोलते यदि निगल लिया किसी भी चीज़ को तो दिक्कत आ जाएगी, वो गले में जाकर फंस जाएगा। तो इस प्रकार की विकृति डिस्फाजिया कहलाती है। अगला है डिसमीथिया। ये एक प्रकार का डिप्रेसिव मूड वाला जो होता है भावनात्मक विकृति होती है जहाँ पर मूड डिसेबिलिटी होती है। व्यक्ति हमेशा एंटी डिप्रेशन में जाकर चला जाता है, किसी भी कार्य की उसको यहाँ पर समझ नहीं होती है। अगली विकृति होती है डिसमेमोग्राफिया। ये एक प्रकार का स्मृति लोप होता है, स्मृति दोष होता है। ग्रेड 2 का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ग्रेड 2 के हर पेपर में, MP टेट के ग्रेड 2 के और UP टेट का जो पेपर होता है और UGC नेट के जितने भी पेपर होते हैं वहाँ पर स्मृति के क्वेश्चन आपके बहुत अधिकता से पूछे जाते हैं। एक प्रकार की मेमोरी डिसेबिलिटी होती है, यहाँ पर बच्चा चीज़ों को भूल जाता है, कोई भी कार्य करके वो खुद ही उस चीज़ को भूल जाता है कि उसने क्या कार्य यहाँ पर किया है। ठीक है, अगला हमने देखा था ऑडियोटेक्सिया। ऑडियोटेक्सिया श्रवण बाधा हियरिंग डिसेबिलिटी होती है। ऑटिज्म हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ऑडियोटेक्सिया बच्चा जो है कम्युनिकेशन करने में समस्या का सामना करता है, सुनने संबंधित समस्या यहाँ पर होती है। और एपिलेप्सी हमारा जिसमें व्यक्ति को मिर्गी के दौरे यहाँ पर पड़ते हैं। ओके, तो सारे ही डिसऑर्डर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। बस मेन आज का फोकस इस पर रखा गया था कि आपको सारे ही डिसऑर्डर एक साथ पढ़ा दिए जाए, जिसकी वजह से यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप उस कन्फ्यूजन को यहाँ पर दूर कर पाएँ। जैसे कि हमने डिस्प्रेक्सिया का देखा था कि डिस्प्रेक्सिया आंशिक रूप से होता है और डिस्प्रेक्सिया हो गया तो डिस्फेजिया होता है, सेम डिस्प्रेक्सिया होता है, डिस्फेजिया होता है। तो डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, आंशिक रूप से होता है। प्रेक्सिया पूर्णतः होता है, पूर्णतः विकृति होती है, बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग फेजिया पढ़ रहे हैं। डिस्फेजिया यदि यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो फेजिया में कम्युनिकेशन संबंधी समस्या है, तो अफेजिया में बिल्कुल ही नहीं बोल पाएगा, बिल्कुल ही बात नहीं कर पाएगा। और डिस्फेजिया में थोड़ा थोड़ा तुतलाना हकलाना वाली चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। सेम हमारा डिस्प्रेक्सिया में होता है। प्रेक्सिया में समन्वय नहीं बिठा पाता है, तो अप्रेक्सिया में बिल्कुल ही समन्वय नहीं बिठा पाएगा, मतलब जिसके आगे ए लग गया है मतलब बिल्कुल कुछ भी काम नहीं होगा, और जिसके आगे डिस लग जाए मतलब थोड़ा थोड़ा काम यहाँ पर बच्चा कर सकता है। आंशिक विकृति आप डिस को समझ सकते हो, और मतलब आगे ए लग गया मतलब पूर्णतः विकृति, कंप्लीट डिसऑर्डर यहाँ पर बच्चे को हुआ है। ठीक है, तो ये 4 मेन डिफरेंस थे। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। डिस्फेजिया बोलने संबंधित समस्या है। ठीक है, अफेजिया बिल्कुल भी नहीं बोल पाएगा। फिर एक प्रेक्सिया पढ़ा था क्योंकि अप्रेक्सिया पूछा जाता है।
प्रेक्सिया क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाता है, ठीक है, समन्वय नहीं बिठा पाता है। तो डिस्प्रेक्सिया आंशिक रूप से समन्वय नहीं बिठा पाएगा। और यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया अप्रेक्सिया, तो अप्रेक्सिया मतलब कि कंप्लीट समन्वय, यहाँ पर कंप्लीट कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बच्चा नहीं बिठा पाएगा। 1 सेकेंड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के दिन में हमें यही सारी चीज़ें पढ़नी थी। एंड जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डॉक्टर निकिता जैन है, इन्होंने हर एक डिसेबिलिटी डिसऑर्डर को डीप में स्टडी किया हुआ है। तो इन्हीं की हेल्प से मैंने आज ये सारे नोट्स बनाए थे। हम दोनों ने मिलकर ही कल ही पूरे ये सारे नोट्स बनाए, हर एक डिसेबिलिटी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन रहता है। क्योंकि किसी भी वेबसाइट वगैरह पर आप देखेंगे हर एक डॉक्टर अपने अपने हिसाब से इस बीमारी के बारे में डिफ़ाइन करता है अपनी ऑन लैंग्वेज में। ये एक मेडिकल कोडर है, ये हर एक जितनी भी दवाइयाँ हम लोग बनाते हैं, हम लोग लेते हैं, उनकी कोडिंग ये करती है। तो इन्हें बहुत अच्छा आइडिया था, तो मैंने इनसे यहाँ पर हेल्प ली है। सो थैंक्स मिस निकिता जैन। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जिनकी एग्जाम में इस टाइप के डिसऑर्डर डिसेबिलिटीज़ को पूछा जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।